हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो हम लोग एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गई है, तो अब हमको सफिशिएंट टाइम मिल गया है तो हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट बी के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पार्ट ए के काफ़ी सारे मैं करवा चुकी हूँ, पार्ट बी के भी मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स करवा दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और लास्ट में मैंने नोट्स भी ऐड किए हैं काफ़ी सारे, तो वो आप पढ़ सकते हो एग्ज़ाम टाइम पर। ठीक है, तो काफ़ी सारी पोस्ट है जिसके लिए केमिस्ट्री पूछा जाना है। जैसे कि देखो यहाँ पर केमिस्ट्री आ रहा है, तो पोस्ट नंबर 5, 67, 83, 88, 89, 93, 94, 97, 98, ये सभी पोस्ट के लिए केमिस्ट्री पूछा जाएगा। इसके अलावा और केमिस्ट्री है यहाँ पर देखो 9, 11, 12, पोस्ट नंबर 13, 20, 21, 22, ये सारी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा। इसके अलावा ये देखो इसके नीचे ही ये जो 9th नंबर पर है, पोस्ट नंबर 10, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 53 और 54, इन पोस्ट कोड के लिए भी केमिस्ट्री पूछा जाएगा। इसके नीचे पोस्ट कोड 16 और 19, पोस्ट नंबर 16 और 19 के लिए भी केमिस्ट्री पढ़ना है आपको। पोस्ट नंबर 36, 37, 40, 44, 46 के लिए भी केमिस्ट्री पढ़ना है ना। तो ये सारा आप देख लेना, और भी है। तो इतनी सारी पोस्ट के लिए केमिस्ट्री पूछा जाना है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बोर के सिद्धांत की सीमा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं का स्पेक्ट्रा। देखो लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी क्या है? बोर्स थ्योरी वर्क्स वेल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। किस पर काम करती है? सिर्फ इसी तरह के एटम्स पर, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स इज नॉट अ लिमिटेशन। तो वो लिमिटेशन नहीं होगी, इट एक्चुअली मैचेस बोर सक्सेस, है ना, वो मैच करता है उसको, नॉट इट्स फेलियर, फेलियर नहीं है उसका। हिंदी में भी लिखा है सेम, तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे लैंग्वेज उसमें पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाएगा। वाई अदर्स आर लिमिटेशन, तो दूसरी बाकी जो बची है वो सारी बोर्स के मॉडल की लिमिटेशन हो जाएगी। जीमन इफेक्ट क्या होता है? बोर्स कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोर अज्यूम्स फिक्स्ड ऑर्बिट नॉट वेव नेचर, है ना, उसने फिक्स नहीं किया था ऑर्बिट को। और स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, बोर फेल्स कंप्लीटली, इसमें भी बोर फेल हो गया था। तो ये लिमिटेशन से, बाकी ये लिमिटेशन नहीं होगी हाइड्रोजन लाइक एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक परिणाम देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिस मस्ट बी जीरो एट इन्फिनिटी। इसका नाम पता है मुझे, क्लिक नहीं कर रहा है अभी, आप कमेंट्स में बताना इस साइन को क्या बोलते हैं। अनंत पर शून्य होना चाहिए, अभी मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगी। Which of the following contains the condition for a solvent to be suitable for dissolving ionic compounds? कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई डायपोल मोमेंट एंड हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उच्च द्विध्रुवीय क्षण और उच्च अचालक स्थिरांक। एक्सप्लेनेशन देखो, तो आयनिक यौगिक ऐसे विलायकों में घुलते हैं जिनमें उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है, अधिक ध्रुवीयता होती है, और उच्च अचालक स्थिरांक होता है, आयनों के आकर्षण को कम करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द VACPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू? ऑप्शन डी, आयोनिक कंपाउंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखो, VACPR सिद्धांत सहसंयोजक अणुओं पर लागू होता है, यह आयनिक यौगिकों पर लागू नहीं होता है क्योंकि उनमें केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते हैं। जो उसका सेंटर वाला परमाणु होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के युग्म नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं होते हैं, इसलिए। ठीक है, इसका डिटेल में मैंने लास्ट में ऐड किया है पूरा, है ना, तो आपको पूरा नोट्स थ्योरी लास्ट में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा अणु sp3d3 संकरण प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, IF7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर? क्या दर्शाता है ये जो फिगर दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथेन। एक्सप्लेनेशन देखो, सोहर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथेन शोज CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड बताता है डायगोनली,
ठीक है, डायगोनली विथ हाइड्रोजन्स अरेंज्ड टू शो रोटेशन, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रीडेल क्राफ्ट की एल्कीकीकरण प्रतिक्रिया के बारे में सही जानकारी नहीं है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्कलाइन हैलाइड्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीकीकरण में अल्काइल हैलाइड्स का उपयोग किया जाता है, इसलिए ए विकल्प गलत जानकारी है। KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण द्वारा सुगंधित वलय से जुड़े अल्काइल समूह निम्नलिखित में से किस समूह में परिवर्तित हो जाते हैं? तो किस में चेंज होते हैं? ऑप्शन डी कार्बोक्सिल समूह में चेंज हो जाते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइडों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन सी SN2 सब्सटीट्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होता है। यहाँ पर होता है, नहीं होता है, सत्य है, असत्य है, इसका ध्यान ज़रूर रखना, वरना आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, टर्शियरी अल्कलाइल हैलाइड्स अंडरगो SN1 इवन में क्या होता है, बट इवन CB मैकेनिज्म डज नॉट अकर बिकॉज इट रिक्वायर्स एसिडिक हाइड्रोजन। क्या किसकी जरूरत होती है? एसिडिक हाइड्रोजन की नेक्स्ट टू लीविंग ग्रुप। तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 इवन प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इवन CB नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बीटा हाइड्रोजन का अम्लीय होना ज़रूरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, SN2 सब्सटीट्यूशन, क्योंकि गलत पूछा था उसमें। निम्नलिखित में से कौन बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कर मेंडेलोनिट्राइल बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। ऑप्शन डी हाइड्रोजन साइनाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड की प्रतिक्रिया से मेंडेलोनिट्राइल बनता है, इसे साइनोहाइड्रिन निर्माण कहते हैं। आंशिक रूप से मिश्रणीय तरल पदार्थों की प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण समाधान तापमान पर क्या होता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, द लिक्विड्स बिकम कंप्लीटली मिक्सेबल, द्रव पूर्णतया मिश्रणीय हो जाते हैं। महत्वपूर्ण समाधान तापमान पर दो आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव पूरी तरह मिश्रणीय हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एमिलोपेक्टिन की विशेषता है? तो ऑप्शन सी, इट गिव्स अ वायलेट कलर विद आयोडीन, या आयोडीन के साथ बैंगनी रंग देता है ना। एमिलोपेक्टिन आयोडीन के साथ बैंगनी रंग देता है क्योंकि इसकी संरचना शाखा युक्त होती है। पूछ सकते हैं इसकी संरचना कैसी होती है? शाखा युक्त होती है। एक घन के किनारे पर स्थित एक परमाणु प्रत्येक एकक कोष्ठिका में कितने भागों का योगदान करता है? तो 1/4, 1/4 आपने पढ़ा होगा। घन के किनारे का परमाणु 4 कोशिकाओं में बटा होता है। ठीक है, ये 4 कोशिका, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा? 1/4। एक साधारण घनीय संरचना में प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इजी है, ऑप्शन डी 1 एक होती है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। साधारण घनीय संरचना में परमाणु सिर्फ कोनों पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाई 1/8, तो 1 एटम पर यूनिट सेल, इसका आंसर हो जाएगा। संगठन सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन डी, आई थिंक, हाँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रभाव ऊर्जा बराबर सक्रियण ऊर्जा प्लस प्रतिक्रिया करने वालों की अणुओं की ऊर्जा। लेंथेनाइड आयनों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह लाल रंग प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो समूह है वो लाल रंग प्रदर्शित करेगा। निम्नलिखित में से mRNA टेम्पलेट द्वारा निर्धारित अनुक्रम में पेप्टाइड बॉन्ड गठन के लिए राइबोसोम में सक्रिय रूप से अमीनो अम्ल ले जाता है? ट्रांसफर RNA, स्थानांतरण RNA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। tRNA अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है ताकि प्रोटीन बन सके, प्रोटीन बनाने के लिए, याद रखना।
निम्नलिखित में से कौन सा और फिनॉल संघनन उत्पाद देने के लिए प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया हमेशा अम्ल या क्षार द्वारा उत्प्रेरित होती है? ऑप्शन डी एल्डिहाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनॉल की एल्डिहाइड्स के साथ अम्ल क्षार की उपस्थिति में संघनन की प्रतिक्रिया होती है और रेजिन बनते हैं। क्या बनते हैं? रेजिन। शुद्ध पीटीएन का गलनांक क्या होता है जो एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है? तो ऑप्शन डी 141.3 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन प्रणोदकों का दूसरा नाम क्या है जो बिना किसी धातु के है और HCl जैसे न्यूक्लिएटिंग प्रजातियों से मुक्त है? ऑप्शन डी मिनिमम स्मोक, न्यूनतम धुआं। जिन प्रणोदकों में धातु नहीं होती है ना, जो प्रोपेलेंट्स होते हैं विदाउट मेटल, जिनमें मेटल नहीं होते हैं और धुआं बहुत कम निकलता है, उन्हें न्यूनतम धुआं मिनिमम स्मोक कहा जाता है। पहला व्यवसायीकृत पॉलीओलिफिन एक कम क्रिस्टलीयता कम घनत्व वाली पॉलीथिन थी। 1939 में इसका उत्पादन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन डी इंग्लैंड। ये तो याद कर लेना, है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन था। निम्नलिखित परिस्थितियों में अणु के माध्य मुक्त पथ का क्या होता है? तो डिक्रीज होगा ना, ऑप्शन सी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर कोलाइजन रेट। जब अणुओं की टक्करें ज़्यादा होती है तो उनका औसत मुक्त पथ कम हो जाता है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कर्व ऑब्टेन फॉर CH4 एंड CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन एज अ डेविएशन फॉर आइडियल बिहेवियर व्हेन प्लॉटेड फॉर PV वर्सेस P एट 0 डिग्री सेल्सियस? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PV डिक्रीजेज विथ प्रेशर टू अ मिनिमम वैल्यू फॉलोड बाय एन इंक्रीज। जो PV होगा वो एक न्यूनतम मूल्य के दबाव के साथ घटता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, जिसके बाद वृद्धि होती है। ठीक है, वास्तविक गैसों में PV पहले घटता है फिर बढ़ता है। Which of the following occurs as highly stable orange crystals with a melting point at 174 degree Celsius? ऑप्शन सी फेरोसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीक्लोरोट्रिफ्लोरोएथिलीन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कई सॉल्वेंट्स में घुलनशील है ना, मिल जाता है, और पॉलीमर 100 डिग्री सेल्सियस पर सख्त है। किस तापमान पर ये उपयोगी गुणों को बरकरार रखता है? तो ऑप्शन सी 150 डिग्री सेल्सियस पर अपने गुणों को बरकरार रखेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये 75 क्वेश्चंस मतलब अपने कंप्लीट हो गए हैं। 25 बायोलॉजी के, 25 फिजिक्स के और 25 आज केमिस्ट्री के हो गए हैं। अब मैं कुछ नोट्स करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर पूरे नोट्स लिखे हुए हैं। देखो, सबसे पहले मैटर और उसका नेचर क्या होता है, पदार्थ और उसकी प्रकृति। तो पदार्थ वो होता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। मैटर क्या होता है ना, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका अपना मास होता है। वो सारी चीजें क्या हो जाएगी? मैटर। जैसे हमारी जो फीलिंग है, मान लो एंगर है, गुस्सा, वो मैटर होगा क्या? वो जगह घेर रहा है या उसका कोई मास है? नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? मैटर नहीं है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिनका अपना खुद का मास होता है, भले कम से कम हो, कितना ही कम हो, लेकिन होता है, वो सारी चीजें क्या होगी इस यूनिवर्स में? मैटर। इसके 3 सामान्य अवस्था होती है। एक ठोस होती है, सॉलिड, ठीक है, जिसका आकार और आयतन नियत होता है। द्रव, जिसका आयतन नियत होता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आकार इसका परिवर्तनीय होता है ना। जिस टाइप के कंटेनर, जिस शेप के कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर के शेप का हो जाता है। गैस, जिसका आकार आयतन दोनों ही परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड, सॉलिड और गैस 3 होते हैं। बाकी एक प्लाज्मा अवस्था भी होती है और एक BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन वाली अवस्था भी होती है। 5 अवस्थाएं हैं। तापमान या दबाव में बदलाव से अवस्था परिवर्तन हो सकता है। टेम्परेचर चेंज करते हैं, है ना। जैसे कि मान लो हमने पानी को फ्रिज में रख दिया, टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो ठंडा होकर बर्फ बन जाएगा। बॉईल कर दिया उसको, टेम्परेचर चेंज किया तो इवेपोरेशन हो जाएगा उसका। कणों की संरचना और उनकी गतिविधि पदार्थ के गुण निर्धारित करती है। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो याद कर लेना। एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड। मतलब अपनी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है? एलिमेंट्स ही हैं। दे कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। इनको ज़्यादा हम
ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड्स लाइक H2O, CO2, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को मिलके बनते हैं, आर फॉर्म बाय 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइनिंग केमिकली इन फिक्स्ड रेशो, एक फिक्स रेशो में जुड़ते हैं एलिमेंट्स और क्या बनाते हैं, कंपाउंड। मिक्सचर्स क्या होते हैं, जैसे कि एयर या सॉल्ट वाटर, और फिजिकल ब्लेंड्स होते हैं एंड कैन ऑफन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, हम फिजिकल मेथड के थ्रू उनको फिर से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को नहीं कर सकते हैं हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखो, परमाणु संरचना क्या होती है, तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। जो मैटर होता है वो किससे मिलके बनता है, परमाणुओं से, एटम से, जिसे रासायनिक विधियों द्वारा और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं हम, और उस तत्व के गुणों को बनाए रखता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो पार्टिकल चार्ज मास, तो इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, -1 होता है, प्रोटॉन में +1 होता है, और न्यूट्रॉन में 0, उदासीन होता है क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है। ये परमाणु है, इसके केंद्र में क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होंगे, अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा होगा, ऑफबाउ का नियम, 1s2 2s2 2p2 वगैरह। पदार्थ की रासायनिक विशेषताओं को समझता है। क्वांटम संख्याएं NLMS इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति दर्शाती है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, तो देखो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम में जितनी प्रोटॉन्स की संख्या होगी वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को मिला दो तो क्या हो जाएगा, मास नंबर। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, समस्थानिक, जिसमें परमाणु संख्या समान होती है और मतलब द्रव्यमान संख्या अलग होती है, वो क्या होते हैं, आइसोटॉप, मतलब समस्थानिक। आइसोबार्स क्या होते हैं, समभारिक, जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु संख्या अलग होती है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, सेम न्यूट्रॉन नंबर्स में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। परमाणु के मॉडल कौन कौन से हैं, थॉमसन मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, धनात्मक गोले में इलेक्ट्रॉन गुथे हुए माने गए, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन पॉजिटिव स्फीयर। रादरफोर्ड मॉडल, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसमें जो एटम्स होते हैं मोस्टली एम्प्टी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट, एक अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और एनर्जी इज क्वांटिसाइज्ड। क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल एंड शेल, ठीक है, ये पढ़ लेना इसको, स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, परमाणु जो है वो बंध क्यों बनाते हैं, तो स्थिरता प्राप्त करने के लिए और निकटस्थ निष्क्रिय गैस विन्यास पाने के लिए। ये सब बेसिक है बिल्कुल, है ना, समझाने की ज़रूरत नहीं है कि 2 8 8 18 ऐसे अपने कक्षक में ज़रूरी होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स, तो स्थिरता आती है। टाइप्स क्या होते हैं केमिकल बॉन्ड्स के, तो आयनिक बंध होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान के लिए, सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉनों को साझा करना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के होते हैं, बोथ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेम एटम। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड मेटल आयंस, धातु आयनों के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का सागर होता है। VSEPR शेप्स, ये अभी पूछा था ना क्वेश्चन उसमें, तो ये सारे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको याद कर लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीनियर रेखिक 180 डिग्री, त्रिकोणीय समतल 120 डिग्री, चतुष्फलकीय 109.5 डिग्री, ये ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक 90 डिग्री। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड बनते हैं जब परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा या स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, जब परमाणु है, एटम है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को साझा करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है, शेयर करेगा या ट्रांसफर करेगा, तो बॉन्ड्स बनेंगे। आयनिक बंध NaCl, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, सहसंयोजक बंध H2O O2, इलेक्ट्रॉन साझा करने से बनते हैं। समन्वय और धात्विक बंध भी इंपॉर्टेंट है। VSEPR सिद्धांत, आकार, आणविक ज्यामिति, जो मैंने आपको आगे बताई थी इससे पहले वाली स्लाइड में। हाइब्रिडाइजेशन, कक्षाओं का मिश्रण भी ये इम्पॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती है, तो आपको पता ही है कि सिंबॉलिक फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल चेंज को, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं,
जैसे कि H2 और O2 क्या है, रिएक्टेंट्स है, और उसके बाद क्या बना, इन दोनों को मिला के H2 एक प्रोडक्ट बना। रासायनिक समीकरण ये हो गई है ना, केमिकल इक्वेशन। प्रतीक और सूत्रों के माध्यम से अभिकर्मक और उत्पाद दिखाते हैं। समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान और परमाणु संरक्षण के लिए आवश्यक है। आपको याद होगा डाई एटॉमिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मोनो एटॉमिक कौन से होते हैं, पॉली एटॉमिक कौन से होते हैं, ये सब याद होना चाहिए आपको। वैलेंसी याद होनी चाहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, और ऑक्साइड की भी बता देना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आता ही होगा, है ना, फॉर्मूलाज बनाना। जैसे कि Na है, सोडियम क्लोराइड का बनाना है तो Na की 1 होती है, Cl की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, NaCl। स्टेट्स ऑफ मैटर, अवस्था के प्रकार अभी हमने देखे थे आगे, है ना, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, देखो ये याद कर लेना, जो बोल रहे हो इम्पॉर्टेंट है वो अच्छे से याद करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बॉयल्स तो क्या होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। चार्ल्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एवोगैड्रो लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो आइडल गैस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV इज इक्वल्स टू nRT, हिंदी में भी लिखा है। विलयन क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें एक विलायक होता है, उसमें विलेय को मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है, विलेय कम मात्रा में होता है, दोनों को मिला के क्या बनेगा, विलयन या सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, मोलरता, मोललता, नॉर्मेलिटी। ठीक है, अपरिवर्ती गुण देख लेना, वाष्प दाब में कमी, क्वथनांक में कमी होती है, हिमांक में कमी, और ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन और कोलाइड्स क्या होते हैं, विलयन एक समान मिश्रण होते हैं, जैसे कि नमकीन जल। सांद्रता, मोलरता, मोललता घुले हुए पदार्थ की मात्रा बताती है, और कोलाइड मतलब दूध या रक्त। मिश्रण के मध्यम आकार के कण होते हैं, और टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन दिखाते हैं। एसिड बेस सॉल्ट, आर्हेनियस की अवधारणा, है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा, लुईस की अवधारणा। और पीएच स्केल आपको पता ही होगा, <7 है तो एसिडिक होता है, =7 है तो न्यूट्रल होता है, जैसे कि नॉर्मल वाटर जो होता है अपना, और >7 है तो वो बेसिक होगा, मतलब क्षारीय। अम्ल में अगर H पॉजिटिव आयन देते हैं, खट्टे होते हैं, HCl, H2SO4, यह क्या है, सारे अम्ल है। क्षार क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, और कड़वे होते हैं, जैसे कि NaOH, KOH। अम्ल क्षार अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। एक अम्ल है प्लस क्षार, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन। अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाएंगे, लवण और जल, मतलब सॉल्ट और वाटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मेटल, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो धातुएं आघात वर्धनीय होती है, मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती है। इसका मतलब बता देती हूँ, इसको हम बहुत पतली शीट्स में बना सकते हैं, कितनी धातुओं की, मेटल्स की पतली से पतली शीट्स बना सकते हैं, और उसको कितना ही लंबा हम खींच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मेलिएबल और डक्टाइल। कंडक्ट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब कंडक्टर होते हैं अच्छे, इसलिए हम बनाते हैं कॉपर वायर। चांदी के तो नहीं बना सकते, चांदी सबसे अच्छी वो होती है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की। आयरन, कॉपर, सोडियम। और नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, जैसे कि। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हेल्प क्लासीफाई देम, और उनकी जो गुणों से उनकी पहचान कर सकते हैं, काफ़ी उनके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। इसके नियम क्या होते हैं, देखो फर्स्ट लॉ में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, सेकेंड लॉ में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, थर्ड लॉ में एंट्रोपी 0 केल्विन पर रहती है। याद रखना है, देखो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको बुक ला के ही पढ़ना पड़ेगा। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, रासायनिक क्रियाओं में, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम टाइम पर, कि पीडीएफ ओपन किया आपने, अच्छे से लेक्चर देख लिया, और दूसरी बुक्स या दूसरे नोट्स वगैरह से आपने पढ़ लिया, अच्छे से रिसोर्सेज से तैयारी कर ली, और ये पीडीएफ आपको एग्जाम टाइम पर काम आएगी, कि फटाफट से पूरा एक बार का आपका केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा, और सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रासायनिक क्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन, पहला नियम ऊर्जा संरक्षण का है, दूसरा नियम एंट्रोपी बढ़ती है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स, मुक्त ऊर्जा के विचार मुख्य है। केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम, गतिकी क्या होती है, देखो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया मतलब जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, और उस पर प्रभाव डालने वाले कारक, उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं,
उसका अध्ययन तापमान हो गया, सांद्रता हो गया, उत्प्रेरक हो गया। ठीक है। साम में आगे और पीछे की अभिक्रिया दर बराबर हो जाती है। ली शेटलियर सिद्धांत प्रणाली की प्रतिक्रिया बताता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन को एक साथ क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, जैसे कि बैटरी, गैल्वेनिक सेल वगैरह। मुख्य विचार क्या है इसका? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और नर्स्ट समीकरण, नर्स्ट इक्वेशन। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं। क्षारीय पृथ्वी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, रंगहीन यौगिक होते हैं और ज्वाला रंग दिखाते हैं। ठीक है। शो फ्लेम कलर्स। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अनेक तत्व होते हैं, धातु भी होती है इसमें, अधातु भी होती है, उपधातु भी होती है, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जीवन और उद्योग में ये महत्वपूर्ण है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स तत्व। ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? संक्रमण धातुएं होती है, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है, रंगीन यौगिक होते हैं। ये एस ब्लॉक के रंगहीन थे, तो डिफरेंस करते जाना दोनों में। उत्प्रेरक के रूप में इनका उपयोग होता है। ठीक है। जो अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं? या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या तो अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। और उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज होता है? डी ब्लॉक संक्रमण धातुओं का। एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी होती है, जटिल रसायन होते हैं, विशेष मिश्र धातु और परमाणु उद्योग में यूजफुल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु, परमाणु आयन और लिगेंड जो धातु से जुड़े होते हैं। वर्नर सिद्धांत संरचना को बताता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रंग और चुंबकीय गुण बताती है। तो यही था, ये हो चुके हैं, बेसिक नोट्स दिए हैं। बाकी और भी अभी मैं केमिस्ट्री के PYQ की प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो उसके साथ और भी जो टॉपिक बचे हैं, जो रह गए हैं, वो टॉपिक्स उसके साथ कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो बता देना, खैर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप बुक वगैरह से पढ़ सकते हो। आपको ये हेल्प करेगा एग्ज़ाम टाइम पर रिवाइज करने में। ठीक है। और आप BSc और BE के स्टूडेंट्स हो, आपने केमिस्ट्री से किया है तो आपको ये बेसिक आइडिया हो गया होगा, बेसिक आता ही होगा आपको। PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है। और पसंद आया तो शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ पाए। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन तो प्रेस कर ही लेना ताकि और भी जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो आप तक पहुँच सके। और स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की, जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट शो हो रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा आप जो एग्जाम डेट आगे बढ़ गई है, तो मैंने पूरी 60 डेज की स्ट्रैटेजी बताई थी कि अब ये एक्स्ट्रा 40 दिन मिले हैं तो किस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। तो उसका वीडियो भी जो स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।